हाय। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए इसका मतलब है कि आपका 12th बोर्ड कंप्यूटर साइंस पेपर आने वाला है। सो यू आर एट राइट प्लेस। इसमें हम लोग 23-24 कंप्यूटर साइंस के सैम्पल क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ठीक है। और इसमें हमने सिर्फ आंसर नहीं बताया है, हमने प्रॉपर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए सॉल्व किया है। जैसे यूट्यूब में आपका बाकी जो वीडियोस होते हैं वो सिर्फ आंसर कवर करके आपका फिनिश हो जाता है, बट हमारा पर्पस है कि आप कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो आपका और आपका क्लियर रहे कॉन्सेप्ट, सो दैट कि अगर इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। सो वीडियो हो सकता है कि थोड़ा स्लो हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट कवर करते हुए बढ़ रहे हैं। सो आप इसको 1.25 या 1.5 के स्पीड से देख सकते हो, ओके, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी रिलीज़ करेंगे, नेक्स्ट सैम्पल क्वेश्चंस। सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज़ कि आप ये वीडियोस जो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए जिनका बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। लेट्स स्टार्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ओके तो चलिए, कंप्यूटर साइंस में हम लोग जो सैम्पल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो पहला हम लोग 2023-24 का करेंगे। इसको हम लोग दो पार्ट में रिलीज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग सेक्शन ए और बी को कवर करेंगे जो बेसिकली 1 एंड 2 मार्क्स का होता है। देन नेक्स्ट में हम लोग सेक्शन सी, डी और ई को कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेक्शन ए। और हमारा कोशिश ये रहेगा कि इसमें हम लोग टॉपिक्स भी, मतलब कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता रहे, ठीक है। तो सिर्फ आंसर नहीं करना, हमें उसको समझना भी है, सो दैट कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स इन अ पाइथन प्रोग्राम इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन अ नेस्टेड लूप, it terminates the execution of all loops in one go। क्वेश्चन समझना ज़रूरी है पहले हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें ये कह रहा है कि हमारा जो कोई लूप होता है, लाइक लूप है आपका फॉर, सपोज, ठीक है। अब फॉर के अंदर आप फॉर लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड। सेम आप वाइल के साथ भी कर सकते हो। वाइल लूप है, आप कुछ कंडीशन लिखे और उसके अंदर दूसरा वाइल लूप है, दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। तो अगर आप अंदर में ब्रेक यूज़ कर रहे हैं तो ये ब्रेक जो है ये आपको पूरे लूप से बाहर निकाल देता है, मतलब कि इस लूप से ही बाहर हो जाते हैं और इस लूप से ही बाहर हो जाते हैं क्या, यही क्वेश्चन है। सो यहाँ पर है कि इन अ पाइथन प्रोग्राम इफ अ ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन इन अ नेस्टेड लूप, नेस्टेड मतलब ये इनर लूप, ओके, इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल लूप्स इन वन गो, सो दैट इज फॉल्स। अगर आपका फॉर ब्रेक नेस्टेड में लिखा हुआ है तो वो सिर्फ आपको इससे बाहर निकालेगा, इस लूप से बाहर नहीं निकालेगा। सो इसका आंसर हमारा है बेसिकली फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेबल इन MySQL database an attribute A of data type varchar and varchar 20 has the value ksub, the attribute B of data type char20, these are two data types, has value Meenakshi, how many characters are occupied by attribute A and attribute B। किसने कितना स्पेस लिया, एक्चुअली कितना कैरेक्टर वो ऑक्युपाई कर रहे हैं, वो ये बोलता है, पूछ रहा है। सो इसको पहले आप ये समझिए इसमें कि ये जो वैरकैर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैरकैर और कैर में क्या डिफरेंस है आपको पहले वो समझना पड़ेगा। ये आपका एसक्यूएल का टॉपिक है, डेटाबेस का। तो वैरकैर जो होता है वो भी स्ट्रिंग होल्ड करता है, मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और कैर जो होता है वो भी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर होल्ड कर सकता है, दोनों। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि वैरकैर अगर 20 साइज है और अगर आप उसमें स्टोर किए हैं मान लीजिए केसव, तो केसव का लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो इट मीन्स कि वैरकैर जो है आपका टोटल 6 ही स्पेस लेगा, 6 कैरेक्टर लेगा। ये इसके साथ ये फीचर है, मतलब आपका सेव स्पेस जो है वो आपका बचा रहा है, ऐसा नहीं है कि रैम में मेमोरी ज़्यादा ले रहा है।
और कैर क्या करता है कि आप उसमें कुछ भी डाल रहे हो, लाइक मैंने यहाँ पर मीनाक्षी डाला है, तो नॉर्मली मीनाक्षी का जो साइज़ है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट ये 9 नहीं लेगा, ये पूरा स्टिल 20 कैरेक्टर लेगा। तो कैर और वैर कैर दोनों स्ट्रिंग ले सकते हैं, दोनों होल्ड कर सकते हैं, बट कैर में अगर कम है कैरेक्टर तो भी उसका जितना आप साइज़ डिफाइन किए हो पूरा उतना मेमोरी कैरेक्टर में ऑक्यूपाई करेगा। और वैर कैर जो है वो साइज़ आप 20 तक दिए हो कि 20 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, बट अगर आपने अभी 6 ही लेंथ दिया है तो 6 तक ही आपको मेमोरी लेगा। तो इन दैट केस हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 फॉर A and B. तो A is take a 6 character and B will take attribute will take 20 characters. So B is the right answer. Now move to the next question. This is a calculative question. इसके लिए आपको knowledge होना चाहिए आपका precedence मीन्स बोर्ड मास रूल। आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि बोर्ड मास रूल आप लोग सुने होंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन देन प्लस माइनस लाइक दैट। तो इसमें जो आपका सॉल्व हो रहा है वो क्वेश्चन के हिसाब से आपका दिया हुआ है 3 - 2 डबल एस्ट्रिक मीन्स पावर, ऐसा पावर ऑपरेटर, देन अगेन डबल एस्ट्रिक पावर 3, देन प्लस 99/11। ओके, तो प्रेसिडेंस के हिसाब से ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, बट इस पूरे को एक ब्रैकेट में ही रखा गया है, तो अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी जो होता है वो होता है एक्सपोनेंट का, विच इज़ द पावर। सो यहाँ पर दो एक्सपोनेंट है, 2 to the power 2 एंड देन वट एवर द वैल्यू 2 to the power 3। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है, तो मान लीजिए इसमें सिंगल ब्रैकेट है और इसके अंदर फिर रेस्ट ऑफ ऑपरेटर है, तो फिर ब्रैकेट के बाद किसको सॉल्व करेंगे? तो प्रायोरिटी वाइज सबसे हायर होता है आपका एक्सपोनेंट मीन्स पावर, देन आपका डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस माइनस। ओके, एंड वन मोर थिंग, अब यहाँ पर आपका दो पावर है, यहाँ भी पावर है और यहाँ भी है, तो फिर इसमें पहले कौन सा सॉल्व होगा? तो नॉर्मली ये राइट हैंड साइड वाले जो हैं ऑपरेटर वो पहले सॉल्व होते हैं, राइट टू लेफ्ट। ओके, सो इन दैट केस हमारा पहला आएगा 3 - 2 double asterisk, it's a 2 to the power 3, so 2 to the power 3 is 8 plus 99/11. Again we have this 2 to the power 8, so 3 minus 2 to the power 8 is actually, if you will calculate, 256 plus आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है इसके बाद डिवीजन वाला है, तो यू विल गेट 9। Now it's 3 - 256, so 3 minus, you just add up this value, so इसका आपका आ जाएगा 2, so -256 plus 9, it means we just decrease, if you calculate it you will get in minus, okay, -256 plus 9, so we have 247, okay, so we can write here 247, so 247 minus 3, it's a -244, so this is our right answer. So in that case C is the right answer. So let's move to the next. Select the correct output of the code. So kindly read the output and solve step by step. Okay, there is no shortcut, so आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन इज कि अगर आपका ये टॉपिक है, मान लीजिए इसमें आप देखोगे तो एक स्ट्रिंग है और स्प्लिट फंक्शन है। अब स्प्लिट फंक्शन जो है स्ट्रिंग टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, तो स्प्लिट क्या करता है आई विल एक्सप्लेन। देन स्ट्रिंग में ज्वाइन फंक्शन होता है, उसका यहाँ यूज़ है। अपर फंक्शन होता है, उसका यूज़ है। कैपिटलाइज फंक्शन है, इसका यूज़ है। सो इस चार फंक्शंस को पहले हम समझ जाते हैं, ठीक है, तब फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। सो लेट मी एक्सप्लेन हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या होता है कि आपके पास कुछ भी लिखा हुआ, जैसे कि पाइथन इज फन करके लिखा हुआ आपके पास,
Python is fun. It's in a s वेरिएबल. ओके, तो आप जब भी s डॉट स्प्लिट करोगे तो ये स्प्लिट करेगा, ब्रेक करेगा, तोड़ेगा. तो किस में ब्रेक करेगा? तो जहां जहां स्पेस है उस सब के आगे पीछे जो वर्ड है उसको ब्रेक करेगा और एक लिस्ट में उसको रखेगा. तो L जो है वो एक लिस्ट हो गया जिसमें आपका डेटा इस तरह से आएगा. एक आएगा पाइथन विच इज इन सिंगल कोट्स कॉमा, एक आएगा इज. तो स्प्लिट का काम है तोड़ना. तो स्प्लिट के ब्रैकेट में अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो इन दैट केस आपका ये यहाँ पर स्पेस लेके ब्रेक करता है. बट अगर स्प्लिट में अगर आप मान लीजिए कॉमा लगा दिए या स्प्लिट में आप डॉट लगा दिए तो ये सर्च करेगा डॉट कहाँ का है. तो डॉट के आगे पीछे वर्ड को स्प्लिट कर देगा, ठीक है, और एक लिस्ट में उसको प्रेजेंट करेगा. अब जैसे यहाँ पर अगर मैं स्प्लिट कर देता सपोज, और तो कोई ऐसा कॉमन वर्ड नहीं दिख रहा, टी के बेसिस में करते या एन के बेसिस पे करते तो एन के इधर के वर्ड PYTHO ये एक वर्ड बन जाता. फिर एन के राइट साइड स्पेस इज, फिर स्पेस FU, यहाँ तक एक, ठीक है. एंड देन एन जो है ये लास्ट है, इसके आगे कुछ नहीं है तो फिर और कुछ नहीं बनता. दो ही वर्ड यहाँ पर क्रिएट होता. वर्ड में अगर स्पेस है तो स्पेस भी इंक्लूड होता उसमें. बट जब कुछ भी यहाँ मेंशन नहीं किए हो तो इन दैट केस बाय डिफॉल्ट स्पेस लेता है. स्पेस के बेसिस पे हमें ये 3 वर्ड मिला, ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड होता है कि अपर केस. बहुत सिंपल है, अपर केस कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है. आप जो भी उसको पास कर रहे हो उस पूरे सेंटेंस को, वर्ड को वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा. एक है इसमें कैपिटलाइज. तो कैपिटलाइज के केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है हर वर्ड का उसको कैपिटल करता है. तो यही चीज़ यहाँ मेंशन है, ठीक है. तो कैपिटलाइज हो गया कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. अपर मतलब सारा वर्ड ही, सारा लेटर ही कैपिटल होगा. एंड ज्वाइन, ज्वाइन में क्या होता है कि आप के पास कोई लिस्ट है, मान लीजिए जैसे यही पाइथन इज फन एक लिस्ट है आपके पास. अब आपको कोई बोला कि इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है. तो ज्वाइन का तरीका नॉर्मली आप इसको मेंशन करते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपके पास एक मान लीजिए ST करके, एक मैं पहले ज्वाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ST करके आपके पास यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है एंड, मान लीजिए ऐसे, ठीक है. तो अब आपको ज्वाइन करना है तो आप ऐसे लिखोगे ST डॉट, ठीक है. तो इसका मतलब एंड डॉट. अब आप लिखे ज्वाइन. अब ज्वाइन में क्या करना चाहते हैं, तो आपने इसको एक लिस्ट दे दिया. लिस्ट यहाँ पर L दे दिया मान लो. तो L में 3 वर्ड है. तो ये क्या करेगा, इसका आउटपुट हमें देगा. इस पूरे का आउटपुट आएगा हमें पाइथन एंड इज एंड फन. इस तरह से हर एक वर्ड के बीच में ये एंड ऐड हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग. ओके, तो आपको यहाँ पर जो भी वर्ड दिया जाएगा उसको उसके बीच में ये ST में जो भी लिखा हुआ वो ऐड कर देना. अगर स्पेस है तो स्पेस ऐड कर देना, डैश है तो डैश ऐड कर देना. यही चीज़ कॉन्सेप्ट है ज्वाइन का. तब उस हिसाब से अब हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि आपके पास एक लिस्ट है, स्प्लिट करके हम लोग रख दिए हैं, ठीक है. तो स्प्लिट करने से हमें ये आउटपुट आया, पाइथन इज फन एक लिस्ट में आ गया. अब यहाँ पर मेंशन है डैश, ठीक है. आप देखिए S न्यू करके लिखा हुआ, मीन्स एक न्यू स्ट्रिंग लिए, उसमें ऑलरेडी एक डैश है. तो मैंने जो भी आपको बताया था ST करके, ऐसे करके ST इक्वल टू जो मैंने लिया था वही ST करके यहाँ पर मान लो एक डैश है. तो हम ST डॉट करके लिखे थे, उसकी जगह ही आपको यहाँ मेंशन है डायरेक्ट डैश, मतलब एक स्ट्रिंग. ज्वाइनिंग में इसी को रखना है आपको. तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके डैश किया, ठीक है. अब डॉट करके ज्वाइन है. अब ज्वाइन में इसने क्या किया है कि टोटल 1, 2 और 3, ये 3 अलग अलग वर्ड को मेंशन किया गया जो लिस्ट से रिट्रीव हुआ है. और अगर आपको लिस्ट का कॉन्सेप्ट पता होगा तो जब ये स्प्लिट हुआ तो पहला वर्ड 0 इंडेक्स पे आता है, दूसरा वर्ड 1 इंडेक्स पे आता है और तीसरा वर्ड 2nd इंडेक्स पे.
तो ज्वाइनिंग में स्पेशली मेंशन है कि L0, तो L0 में क्या है, पाइथन। पाइथन को बोल रहा है अपर केस में कन्वर्ट करने, तो पूरा पाइथन ही अपर केस में आ जाएगा। तो आप नोटिस कीजिए ए और बी में, ये जो हमारे पास है ए और बी, इस दोनों में कैपिटल पाइथन है, इवन सी में भी है, तो 3 ऑप्शन अभी मैच कर रहा है। अगला कॉमा L1, तो इसमें एक लिस्ट नहीं दिया, इसमें अलग अलग वर्ड ही दे दिया है, हर वर्ड के बीच में आपको डैश लगा देना है, तो डैश तो लगा हुआ दिख रहा है आपको। L1 में कुछ भी कन्वर्ट नहीं है, मतलब एज इट इज है तो इज रहेगा, तो इज स्मॉल हो गया, तो इसका मतलब है फिल्ट्रेशन के हिसाब से आपका ये मैच कर रहा है, सिर्फ बी यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पाइथन इज स्मॉल में यहाँ पर है। ओके, एंड लास्ट है फन, तो फन में कैपिटलाइज करने बोला, क्योंकि L2 डॉट करके लिखा हुआ है, तो जो रिजल्ट आएगा वो F कैपिटल करके फन आएगा, तो उस हिसाब से एग्जैक्टली हमारा बी मैच कर रहा है। सेकेंडरी ऑप्शन में बी हम लोग समझ गए थे, क्योंकि कैपिटल यहाँ पर था और स्मॉल इज और किसी में है नहीं, यहाँ पर स्मॉल इज है तो इसमें ये बाकी सब स्मॉल हो जा रहा है, तो मैच नहीं हो रहा है। तो फिल्टर ऐसे कर लो, 2 ही ऑप्शन में पता चल गया था कि राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका बी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स अ 5th one. In MySQL database, if a table alpha has a degree 5 and cardinality 3 and another table beta has a degree 3 and cardinality 5, what will be the degree and cardinality of Cartesian product of alpha and beta? अब इसको समझने के लिए हमें डेटाबेस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कार्डिनलिटी? सो सपोज यू हैव अल्फा हेयर विच इज द टेबल, और टेबल में मान लीजिए आपके पास आई थिंक वी कैन से वी हैव 5 कॉलम है, ठीक है, सीरियल नंबर, आधार कार्ड नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, ओके, सपोज 5 कॉलम है, और आपके पास जो रिकॉर्ड है वो आपके पास है मान लीजिए 3। तो ये जो कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम, सो नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड अ डिग्री। तो इस हिसाब से अल्फा में टोटल कितना डिग्री है, तो अल्फा में 5 डिग्री है, वही आपको वहां पर मेंशन किया हुआ है। एंड कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तो करेंटली कितने रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड है, सो नंबर ऑफ रो और वी कैन से रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ कार्डिनलिटी। ये 2 थ्योरी तो आपको क्लियरली याद रखना है। अब ये बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स ये होता है कि हम लोग दोनों को क्रॉस करेंगे, तो प्रोडक्ट के हिसाब से नंबर ऑफ जो रिकॉर्ड है, अगर मैं बात करूँ कार्डिनलिटी का, तो कार्डिनलिटी के हिसाब से अल्फ़ा में है आपका 3 कार्डिनलिटी और बीटा में है आपका 5 कार्डिनलिटी, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड टोटल कितना हो जाएगा, तो 5 × 3, तो 5 × 3 इट्स 15। तो क्लियर है कि कार्डिनलिटी इसका 15 हो जाएगा, और जो डिग्री होता है मतलब कॉलम, तो इसमें 5 कॉलम है और बीटा में 3 कॉलम है, तो टोटल दोनों कॉलम को ऐड करेंगे एक नया टेबल में, तो 5 + 3, तो 5 + 3 = 8। तो डिग्री को आप ऐड कीजिएगा, मीन्स कॉलम के लिए नंबर ऑफ कॉलम जानने के लिए, और कार्डिनलिटी मतलब रिकॉर्ड जानने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा इस हिसाब से आंसर जो है, इसने पूछा था कि व्हाट विल बी द डिग्री एंड कार्डिनलिटी, पहले डिग्री हमें प्रेजेंट करना है, तो डिग्री 8 होगा और कार्डिनलिटी 15 होगा, सो इन दैट केस बी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिया वांट्स टू ट्रांसफर पिक्चर फ्रॉम हर मोबाइल फोन टू हर लैपटॉप, मतलब उसको अपने मोबाइल से अपने पर्सनल डिटेल को शेयर करना है। सो सी यूजेस ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट 2 डिवाइसेस, विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। सो फुल फॉर्म इन चारों का आपको क्लियर पता होना चाहिए और मतलब भी पता होना चाहिए। तो
पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क. सो वैन बेसिकली आप एग्जांपल ले सकते हो इंटरनेट. ओके, वैन वी कैन से इंटरनेट. लैन और मैन, मैन आप बोल सकते हो सिटी में जैसे केबल सर्कुलेट होता है, केबल टीवी. ठीक है, अभी तो अब एंटीना लग जाता है, बट केबल वायर जो होता था विद इन अ सिटी, दैट वी कैन कंसिडर एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. लैन होता है लाइक ऑफिस कनेक्शन या साइबर कैफ़े जो होता है, या आपके कॉलेज या स्कूल्स का जो लैब होगा, ये सब हम लोग बोल सकते हैं कि सारा सिस्टम लैन से कनेक्ट है. ठीक है. और पैन, पैन मतलब मेरा पर्सनल, मेरा लैपटॉप मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, थ्रू अ ब्लूटूथ, सो दैट इज कॉल्ड अ पैन. सो इन दैट केस आप क्लियरली समझ सकते हैं कि रिया जो ट्रांसफ़र कर रही है वो आपका इस चारों में से पैन आपका राइट आंसर होगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिलीट की वैल्यू पेयर? दिस इज द टॉपिक ऑफ डिक्शनरी. अगर आप डिक्शनरी पढ़े होंगे तो उसमें लिस्ट ऑफ फंक्शंस होते हैं बहुत सारे. यहाँ पर डिक्शनरी का फंक्शन यूज़ नहीं करना है, ये बोल रहा है कि आपको डिलीट करना है जिसका की वैल्यू रेड है. ठीक है, अक्सर हर डिक्शनरी में डेटा जो है वो आपका ऐसे लिखाता है. डिक्शनरी में आप डेटा जब लिखते हो तो वो इस तरह से प्रेजेंट होता है. कर्ली ब्रेसेस में आप यहाँ पर की लिखते हो, कॉलन साइन, देन कुछ वैल्यू आप लिख रहे हो. ठीक है, इस तरह से आपका की हो गया, देन कॉलन साइन और कुछ वैल्यूज है. दिस इज कॉल्ड अ डिक्शनरी. तो ये बोल रहा है कि रेड वाला पूरा डिटेल हमको हटाना है, मतलब रेड की हटेगा तो ये पूरा डिटेल हट जाएगा. तो वो आप कैसे करोगे? तो डिक्शनरी का अपना खुद का फंक्शन इस तरह से नहीं है. जैसे जो आप डिलीट करोगे, यहाँ जो ऑप्शन दे रहा है वो है डेल. डेल इज द बिल्ट इन कीवर्ड जो आपके पाइथन में मिलता है. इसका काम है ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना, पूरा का पूरा डिक्शनरी डिस्ट्रॉय करना हो तो भी डेल यूज़ होता है. बट अगर हम डेल के साथ ऐसे लिखें D1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैं रेड लिख दूं तो एग्जैक्टली ये सिर्फ डिलीट करेगा रेड वाला की का पूरा डिटेल को. ठीक है, बट फॉर हमने डेल अगर इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पर, तो आप एक बात समझिए, सिर्फ डेल D1 लिखेंगे सपोज, तो ये D1 को ही डिलीट कर देगा. डिलीट D1 फ्रॉम मेमोरी. और अगर आप स्पेशली मेंशन कर देते हो कोई की, तो उस की को ही वो सिर्फ वो डिलीट करेगा. सो राइट आंसर इन दिस केस वी हैव, इट्स अ सी. Move to the next question. It's again output based question. So let's see. First of all, हमें क्या नॉलेज होना चाहिए? तो हमें स्ट्रिंग का नॉलेज इसमें भी होना चाहिए. दिस इज केस ऑफ स्लाइसिंग, हम लोग इसको स्लाइसिंग बोलते हैं. स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को पहले आप समझ जाएंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो मैं आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पहले समझा देता हूँ. ठीक है, तो दैट इज बेस्ड ऑन स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट. स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग हम लोग इसको बोलते हैं. तो सपोज s इक्वल टू, आपने कुछ नाम लिखा हुआ है, लेट मी ऐड हेयर नो ऑन. ओके, और आपने स्लाइसिंग इंडेक्सिंग कैसे कैसे करते हैं वो समझिए. एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो स्ट्रिंग के हिसाब से आप जब कैरेक्टर लिखते हो तो इस केस में हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर सेट हो जाता है. इसका इंडेक्स नंबर 0 है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5. ठीक है, और पाइथन में ये फैसिलिटी है कि रिवर्स ऑर्डर में भी आप इसको लिख सकते हो. सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर कंसीडर होता है -1, -2, -3, -4, -5, -6. ये पाइथन में है कि आप रिवर्स में भी कर सकते हो.
तो ये आपको आना चाहिए क्योंकि उस पर आपको स्लाइसिंग का क्वेश्चन बेस्ड होता है। तो अगर आपको कोई बोल दे कि डायरेक्ट कि आप -2 से स्टार्ट कर रहे हो, कॉलन साइन दे दिए और इधर कुछ नहीं लिखे, तो इन जनरल इसका मतलब है कि आप -2 से स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे हो। तो इसका आंसर आना चाहिए ON ऑन। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेट मी ओपन IDLE, ठीक है, और इसमें एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो S इक्वल टू मैंने लिख दिया डबल कोट्स में KNOWON। अब आप इसमें स्लाइसिंग कीजिए। पहला हम लोग ट्राई करते हैं S-2 एंड देन कॉलन देन क्लोज। अब देख सकते हो ON आ रहा है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन कि ON क्यों आ रहा है। आपने -2 लिखा तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट इधर बढ़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है O के बाद फिर लास्ट इसका N है, तो इसलिए ON आया। बट अगर आप यहाँ मेंशन कर देते हो S-2 कॉलन साइन -5, क्या ये आंसर देगा? आपने इसमें एंड वैल्यू भी पुट किया कि -2 से -5 तक जाना है। सो लेट्स सी द आउटपुट कि क्या ये आंसर देता है या फिर एरर देता है। इसमें कुछ भी आंसर नहीं आया। रीज़न है बिकॉज -2 से आप बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ते हो राइट साइड, ठीक है। आपने -5 लिखा तो आपको उसको बताना भी पड़ेगा कि मुझे निगेटिव मतलब -1 घटना है, -2 के बाद -3 जाना है, मेंशन करना पड़ेगा। अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट आई की तरफ बढ़ता है, मतलब प्लस करता रहता है। सो इन दैट केस आप यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हैं इसी को -2 -5 एंड आई थिंक -1 -1 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर -5। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, इसको मैं ठीक करता हूँ। -2 कॉलन -5 कॉलन -1। अब इसका आंसर देखिए। अब देखिए OWO आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? तो -2 से हमको -5 तक जाना था, तो O तो पहले आया -2, फिर -1 आप लिख चुके हो यहाँ पर, ये जो लास्ट में लिखे हो -1। तो अब ये समझ रहा है कि हमको एक एक घटना है। तो -2 के बाद -3, तो O के बाद W हुआ, एंड देन फिर एक -4 होगा, एक और घटेगा, तो OWO हो गया, ठीक है। एंड आप -5 लिखे हो तो एक कम तक ही रहता है, आप जितना लिखते हो उससे एक कम होता है, ठीक है, हमेशा। तो पहला हो गया स्टार्टिंग, सेकेंड हो गया एंड, और ये हो गया कि आप आगे की तरफ बढ़ना है कि पीछे की तरफ बढ़ना है, वो आप मेंशन करते हो। आप दो जंप भी कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको पॉजिटिव में भी डील कर सकते हो। लेट मी ऐड हेयर न्यू थिंग्स लाइक, मैं इनिशियल वैल्यू नहीं दूँ और मैं यहाँ 4 लिख दूँ। इसका मतलब है ये 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। 4 इंडेक्स तक नहीं जाएगा, 3 इंडेक्स तक जाएगा। 0 1 2 3, ठीक है। तो आप इसको मेंशन नहीं कर रहे हो कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और इधर मेंशन नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड तक जाएगा। तो 1 से स्टार्ट किए हो तो K से स्टार्ट नहीं होके N से स्टार्ट हुआ और एंड तक जाएगा, क्योंकि आपने मेंशन नहीं किया। इस तरह से स्लाइसिंग हम लोग कर सकते हैं, 2 3 जंप भी करा सकते हैं। तो अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसने मेंशन किया G20 प्रेसिडेंसी करके आपका लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिंट करना है तो स्लाइसिंग है यहाँ पर मेंशन। तो केयरफुली हम लोग स्लाइसिंग को देखते हैं, यहाँ पर खुद से हम लोग मेंशन कर लेते हैं। तो ठीक से लिखा जाए तो आप यहाँ देखो तो दिस वन इज हैश राइट इक्वल टू हैश G20, फिर स्पेस भी काउंट करना है, ठीक है, प्रेसिडेंसी। अब इसका स्लाइसिंग को आप ठीक से देख लीजिए, इसने लिखा है -2, ठीक है। तो आप उसके लिए सबसे पहले मेंशन कर लो यहाँ पर कि कौन सा इंडेक्स नंबर है, कहाँ पर है।
तो कायदे से ये तो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से। आपको ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ से -2 स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइड में यहाँ पर लिखा हुआ -2, ठीक है। तो चलो -2 से स्टार्ट करना, कहाँ तक जाना है, तो 2 तक जाना है। इसका मतलब है इस यहाँ से लेके हम लोगों को मूव करना है और यहाँ तक जाना है। 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रुकना है, यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ से करना है और एग्जैक्टली यहाँ लिखा है -2, इसका मतलब है आपको घटते जाना। -2 के बाद -2 करो, -2 करेंगे तो कितना होगा, -4 होगा। तो इट मीन्स कि C के बाद N नहीं होगा, E होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा E। फिर E के बाद D नहीं होगा, I होगा, मैंने लिखा I के बाद S नहीं होगा, E होगा। फिर R नहीं होगा, कैपिटल P है तो कैपिटल P होगा। देन आपका स्पेस, तो स्पेस तो रीड हो नहीं रहा है यहाँ पर, और देन फिर आपका लास्ट में 0 है तो यहाँ पर 0 होगा। इसका आंसर होना चाहिए CEIE कैपिटल P 0। सो इट्स बी आंसर। सो आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ ही सॉल्व करें। सो थोड़ा स्लो हो सकता है, आप इसका स्पीड 1.25 स्पीड या 1.50 स्पीड पे आप इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टपल। आपके पास एक टपल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें से एरर कौन सा देगा? तो सबसे पहला पॉइंट, टपल इज अ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मीन्स एक बार ये डिफाइन हो गया तो इसके अंदर डेटा को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी इंडेक्सिंग होता है, ये आपका पहला 0 इंडेक्स होता है, फर्स्ट वन, ठीक है। तो लेकिन आप किसी इंडेक्स के वैल्यू को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 1 में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से प्रिंट करने बोल रहा है तो सही है। इसमें क्या बोल रहा है, टपल 3 + 50, मतलब 3 इंडेक्स में क्या है, 0 1 2 3, 3 में 50, तो 50 + 50 ऐड करने बोल रहा है वैल्यू को, तो 100 आंसर आएगा, कोई एरर नहीं है, सही है। थर्ड बोल रहा है मैक्स। मैक्स इज अ बिल्ट इन फंक्शन जिसका काम है मैक्सिमम निकालना, तो इस आउटपुट इसका आएगा 80। आउटपुट आपको निकालना नहीं है, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो मैक्स फंक्शन आपको आउटपुट देगा, ठीक है। एंड जो लास्ट वाला स्टेटमेंट 4, इसमें आप क्या कर रहे हो कि इंडेक्स 4 में 80 को असाइन करने का कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टपल इज अ इम्यूटेबल, वी कैन नॉट मॉडिफाई। तो आप 4 में ऑलरेडी आपका क्या, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो ठीक है, ऑलरेडी 80 है, बट स्टिल अगर आप ये लिखते हो तो ये अलाउड नहीं करता है। सो दैट इज द एरर। सो इन दैट केस दिस स्टेटमेंट 4 इज द एरर। 9th का डी आपका राइट आंसर होगा। नाउ ये क्वेश्चन जो होता है थोड़ा रैंडम वाला बेस्ड क्वेश्चन से आउटपुट निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट आंसर इसमें नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कि किस पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से कौन सा सही होगा। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को आउटपुट निकालना है। उसके पहले रैंडम आपको पता होना चाहिए। रैंडम एक मॉड्यूल है, इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसके अंदर एक फंक्शन है जो कि यहाँ मेंशन है। मैं उस फंक्शन को सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या ये करेगा, सो दैट कि हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सके। फंक्शन है रैंड इंट, जिसमें 0,3 लिखा हुआ। इसका मतलब होता है कि आप 0 से लेके 3 तक में कोई भी रैंडमली वैल्यू इसके पास पिक होके आएगा, ठीक है। या तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। रैंड इंट में आपका पूरा लेता है। और एक होता है, क्योंकि हम लोग बोले हैं कि कॉन्सेप्ट को भी कवर करते जाएंगे, एक होता है रैंड रेंज। अगर रैंड रेंज लिखा होता
तो 0 से लेके 0, 1 एंड 2, 3 नहीं आता, बट रैंड इंट लिखोगे तो 0, 1, 2, 3 यहाँ तक एंड तक पॉसिबिलिटीज होता है आने का। तो यहाँ पर टोटल आपका 4 पॉसिबिलिटीज है, 0, 1, 2 एंड 3। अब उसको कहाँ यूज किया जा रहा है, तो कलर नाम का आपका यहाँ पर एक लिस्ट है जिसमें येलो, वाइट, ब्लैक एंड रेड है। तो हमें ये पता चल चुका है कि लिस्ट में पहला जो वैल्यू होता है वो आपका 0 इंडेक्स होता है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है, और ये आपका 3 इंडेक्स है। अब हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं जिसका स्टार्टिंग रेंज 1 से है। इसका मतलब है कि रेंज 0 नहीं दिया हुआ है, तो आई का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर रेंज हमेशा 1 से है, तो इन जनरल 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब माई नंबर में कुछ भी हो सकता है, कभी 0 आ सकता है, कभी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है। तो अगर फॉर लूप आप ठीक से देखो तो आई इन रेंज अगर हम लिखते हैं और स्टार्टिंग अगर 1 है और यहाँ पर इसने माई नंबर लिया हुआ है, तो इस माई नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो ऑब्वियस बात है रैंड इंट के हिसाब से मैक्सिमम 3 आ सकता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर 3 लिखा सकता है मैक्स टू मैक्स। तो उस केस में आई का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, एक 1 आ सकता है और एक आई का वैल्यू 2 आ सकता है, क्योंकि रेंज में अगर आप 3 लिखते हो तो आपको पता है कि वो एक कम तक चलता है, तो 1 से लेकर 2 तक। तो आई का वैल्यू सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबल है, यही 2 इंडेक्स आ सकता है 1 एंड 2। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इंडेक्सी नंबर यूज हुआ, कलर आई। तो इट मीन्स कि वाइट ब्लैक करके आपका चांस बनता है कि ये 2 कलर ही होगा। येलो तो ऐसे ही हट गया, 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, 3 तक जा ही नहीं रहे हैं, तो रेड भी नहीं आएगा, तो ये 2 इंडेक्स तो आ ही नहीं रहा है। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि ये आपका आंसर वाइट और ब्लैक में ही है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, इसमें आपको दिखेगा कि क्या क्या है और कितनी बार ये लूप चल सकता है। मैक्सिमम 2 बार, हाईएस्ट तो 2 ही बार चल सकता है, ठीक है। तो ए में आप देख रहे हैं 3 बार है लूप, एक बार रेड के साथ, एक बार वाइट, एक बार ब्लैक के साथ, तो ए तो नहीं है। बी चांस बनता है, क्योंकि एस्ट्रिक तो लगाना है, क्योंकि एंड में यहाँ पर एस्ट्रिक लिखा हुआ है, तो वाइट के साथ एस्ट्रिक प्रिंट होगा। बी एकदम पॉसिबल है, क्योंकि 2 बार चल रहा है और वाइट और ब्लैक ही कलर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो बी का चांस बनता है। 2 बार और कोई एक चल रहा है सी, बट इसमें 2 वाइट 2 बार, तो वाइट 2 बार होने का थोड़ा, क्योंकि रैंडम है तो फ्रिक्वेंटली सेम टाइम में चांस नहीं बनता है कि आपका 2-2 प्रिंट कैसे होगा, ठीक है। सेम लाइन में 2 प्रिंट तो नहीं हो रहा है। तो लूप जो है आपका 1 से अगर 2 चल रहा है तो एक बार में एक ही चीज़ आएगा। सो इन दैट केस, और ये तो 3 टाइम्स है तो ये तो होगा नहीं, तो इन दैट केस क्लियरली दिख रहा है कि बी हमारा राइट आंसर हो रहा है। सो इससे एक आइडिया लगता है, जब भी रेंज वाला रैंडम वाला क्वेश्चन हो तो पॉसिबिलिटीज आंसर देखिए कि मैक्सिमम कितना आ सकता है, उसके बेसिस पे आप फिर ऑप्शन चेक कीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, द मॉडेम एट द सेंडर कंप्यूटर्स एंड एक्ट्स एज अ। सो मॉडेम जो होता है उसका काम होता है एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर से कुछ भेजते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो कंप्यूटर में हम लोग जो भी कुछ टाइप करते हैं वो काइंड ऑफ एक बाइनरी डिजिट आप बोल सकते हो, बट जब आप उसको इंटरनेट पे भेज रहे हो तो वो एज अ वेव ट्रैवल करता है, विच इज़ यू कैन से एनालॉग, ठीक है। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मॉडेम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका काम है मॉड्यूलरेट और डीमॉड्यूलरेट करना, फिर ये जाएगा दूसरे के सिस्टम में। इसका मतलब है वो मॉडेम वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा और वो उसको फिर कन्वर्ट करेगा 101010 इस तरह करके ये दूसरे सिस्टम में। तो सेंडर जो होगा, यहाँ लिख रहा मॉडेम एट द सेंडर कंप्यूटर एंड एक्ट्स एज अ, तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल आप
एज अ सेंडर हो तो अभी आप बाइनरी में लिखे हो, मेरे पास बाइनरी में इंफॉर्मेशन है, उसको आप कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यूज होता है मॉड्यूलर। सो मॉड्यूलेटर, ठीक है, डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज द सेंडर, एंड वापस ये जो रिसीव कर रहा, जो रिसीवर है, दिस इज द रिसीवर, क्योंकि हो सकता है कि आपको रिसीवर से क्वेश्चन आ जाए, तो वो डीमॉड्यूल करता है, डीमॉड्यूलेटर। सो आवर आंसर इज हियर, बिकॉज सेंडर के बारे में था तो इसका आंसर आएगा बी, मॉड्यूलेटर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन इज, आपको एक वेरिएबल फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है, मिसिंग स्टेटमेंट एक है, तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि क्या है। बोल रहा है b इक्वल टू 100 है। नाउ b इक्वल टू, फंक्शन के अंदर आप लिख रहे हो b इक्वल टू b प्लस ए। अब b आप यहाँ पर लिखे हुए हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि अंदर भी b कैलकुलेट हो, एंड देन प्रिंट a कॉमा b करके आप उसको प्रिंट करा रहे हो, a और b का वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो। तो b का वैल्यू आप अंदर भी अपडेट कर रहे हो, क्योंकि b इक्वल टू b प्लस ए लिख रहे हो। तो जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है उसके अंदर जो वेरिएबल अगर हम लेते हैं सिर्फ, तो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। तो उस केस में b को आपको यहाँ पर कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगा, जो भी आप डालोगे उसके हिसाब से कुछ तो आएगा, और a का वैल्यू आपका आर्गुमेंट से आ जाएगा। बट यहाँ b को बाहर भी प्रिंट कराना है, तो b अंदर भी यूज हो, यही 100, ये कहना ये चाह रहा है कि ये 100 हम यहाँ लिए हैं तो यहाँ भी यूज हो जाए, और यहाँ पर आप इसको आउटपुट शो करा दें, और साथ ही साथ b का वैल्यू बाहर भी यूज हो। तो केस ये है कि जो भी अंदर में b अपडेट हुआ उसको ही हम लोग यहाँ पर आउटपुट में देखना चाहते हैं। तो उस केस में यहाँ पर b जो है, एक कीवर्ड होता है पाइथन में, उसको बोलते हैं ग्लोबल। बाय डिफॉल्ट आप नहीं कुछ लिखते हो तो वो लोकल कहलाता है, ठीक है। तो आप अगर ग्लोबल करके b लिखते हो तो क्या हुआ, ग्लोबली डिक्लेयर हो गया। तो b का जो यहाँ 100 वैल्यू था वो यहाँ पर 100 एक्सेप्ट करेगा, एंड देन 100 प्लस a का जो वैल्यू आप पास किए हो वो ऐड करेगा और यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। और ऑब्वियस बात है b का वैल्यू चेंज हो चुका है, तो यहाँ भी b का वैल्यू आपको अपडेट नजर आएगा। इस क्वेश्चन को बना के अगर सॉल्व किया जाए तो मेरे विचार से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो लेट मी टाइप हियर b इक्वल टू 100, एक फंक्शन लिया गया है टेस्ट नाम से, जिसमें आर्गुमेंट a है, दिस इज द फंक्शन। और इसमें अगर मैं नहीं कुछ लिखता हूँ, एक बार मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ, b इक्वल टू b प्लस ए लिखता हूँ, ठीक है। प्रिंट इसने बोला a कॉमा b, मतलब a और b दोनों को डिस्प्ले करा दो, कर लिए। लास्ट में इसने फंक्शन को कॉल किया, तो एक आर्गुमेंट पास किया जो कि a में पास हुआ, एंड देन प्रिंट में हम लोग b को मेंशन किए, ठीक है। अगर आप इसको सेव करके अगर आप इसको रन कराते हैं तो मेरा चांस है यहाँ पर कि एरर आना चाहिए, ठीक है। तो पहला एरर आ रहा है, वो आ रहा है लोकल वेरिएबल अंदर में कि b जो आप कर रहे हो ऐड यहाँ पर, यहाँ तो b का कोई वैल्यू है नहीं इसके अंदर, b आप बाहर डिक्लेयर किए हो यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो बोल रहा है कि b इज नॉट डिक्लेयर्ड, सो हम इसको कैसे ऐड करें। तो आपको यहाँ पर b डालना पड़ेगा। तो सपोज आपने b अंदर में डाल दिया 20, सपोज, तो b अंदर मिल गया इसको। तो जब फंक्शन कॉल होगा तो a हो गया आपका 10, b हो गया 20 प्लस 10 आपका हो गया 30, ठीक है। तो अभी आपको कुछ तो आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर 10 एंड 30 आ रहा है, बिकॉज ये a का वैल्यू 10 है और b का वैल्यू अभी 30 हुआ, और बाहर में आंसर कितना आ रहा है, b 100। तो ये क्या कर रहा है कि अलग से मुझे b लिया, तो ये अभी लोकल है। हम चाहते हैं यही b यहाँ भी यूज हो और फिर यहाँ भी उसका इफेक्ट दिखे, इसीलिए इस क्वेश्चन को बताने का मतलब देने का पर्पस ये था कि आप यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल यूज कीजिए।
सो ग्लोबल इज़ द कीवर्ड, उसमें आपको असाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऊपर असाइन कर चुके हो तो यहाँ पर ये बी ले लेना चाहिए 100। सो इन दैट केस आंसर आना चाहिए आपका 110, और जो भी यहाँ आंसर आया बाहर भी वही आंसर दिखेगा, क्योंकि ग्लोबली वो चेंज हुआ। तो इंटरनली फंक्शन में भी चेंज हुआ बी का वैल्यू, तो यहाँ भी उसका इफेक्ट दिखेगा। यही काम है ग्लोबल का। सो इन दैट केस आपका स्टेटमेंट यहाँ होता है ग्लोबल बी करके। सो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी गिवन इन द ब्लैंक फॉर। सो उससे भी हम लोग एक गेस कर रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ लिख रहा है मिसिंग स्टेटमेंट द आउटपुट प्रोड्यूस इज 110। अगर हम लोगों को ये आउटपुट चाहिए 110 तो क्या करेंगे? तो दो ऑप्शन है, ग्लोबल में b इक्वल टू 100 भी लिखा हुआ है, तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऊपर 100 लिख चुके हो b इक्वल टू, आप बस अंदर में ग्लोबल b लिख दोगे तो अपने आप वो b जो 100 था वो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया, वही b यहाँ भी आ गया, इसीलिए इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट, एन एक्सेप्शन मे बी रेज्ड इवन इफ द प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। तो एक्सेप्शन आपका मतलब होता है रन टाइम एरर। पाइथन में आपका एक्सेप्शन ट्राई से हम लोग करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट करके होता है, ठीक है। इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर रनिंग मोड में यूज़र के इनपुट के कारण या कोई हार्डवेयर फेलियर के कारण कुछ एरर आया, तभी ये एक्सेप्ट के पास जाता है। जैसे कि इनपुट आप कर रहे हो और आपने इंटीजर इनपुट कराया है, आप इंटर द नंबर चाह रहे थे और आपने उसमें अपना नाम इनपुट करा लिया, तो आप तो इंटीजर इनपुट करने के लिए इंट फंक्शन यूज़ करते हो, तो आप इंट जो है स्ट्रिंग को तो इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपके नाम को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो उस केस में वो क्या हो गया, यूज़र के गलती के चलते मेरा प्रोग्राम में एक्सेप्शन अराइज हो गया। सो दैट इज़ एक्सेप्शन। तो वो सिंटैक्स मेरा करेक्ट है, मैं मतलब मेरा प्रोग्राम गलत नहीं था, रन करने के बाद यूज़र की गलती के चलते कुछ एरर हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। सो एन एक्सेप्शन मे बी रेज्ड इवन इफ द प्रोग्राम इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। सो एग्जैक्टली इट्स अ ट्रू, क्योंकि एक्सेप्शन प्रोग्राम मेरा सही भी है तो रेज हो सकता है बिकॉज ऑफ हार्डवेयर फेलियर और यूज़र रॉन्ग इनपुट और समथिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच of the following statement is false about keys in a relational database। अब आपको डेटाबेस का फिर यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की। सो मैं इसको बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ हमेशा कि आपके पास टेबल है, मान लीजिए, जिसमें आपने मान लीजिए सीरियल नंबर रखा है, आपने UID आधार कार्ड नंबर रखा है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम रखे हो, उसका क्लास किस क्लास से बिलोंग करता है आप वो लिखे हो, ठीक है। इस तरह से आपके पास इंफॉर्मेशन। अब इस टेबल में क्या है कि ये दो जो है ये दोनों यूनिक हो सकता है, मतलब UID से हम स्टूडेंट को पहचान सकते हैं क्योंकि वो एक यूनिक डेटा है। तो जो फील्ड आपको लगता है कि उसको यूज़ करके वी कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, सिर्फ UID बोल देने से हम उस बंदे का पूरा डिटेल फेच कर सकते हैं। बट नेम में आप अगर नेम में बोलोगे रोहन, अब रोहन आपका 10 लोग रोहन है तो 10 लोग का डिटेल आ जाएगा, हमको तो एक बंदे का चाहिए, तो एक पर्टिकुलर रोहन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो या तो रजिस्ट्रेशन नंबर या सीरियल नंबर वो भी यूनिक हो सकता है, या तो आधार कार्ड नंबर हो सकता है यूनिक, ठीक है। तो हर टेबल का अलग होता है, किसी टेबल में मोबाइल नंबर हो सकता है यूनिक, किसी टेबल में पैन कार्ड होता है, आप सुने होंगे पैन कार्ड नंबर, वोटर ID, ये सब यूनिक हो सकता है टेबल में। तो जो फील्ड आइडेंटिफाई मतलब जिसको यूज करके वी कैन आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। तो इसमें से सीरियल नंबर और UID दोनों मुझे लग रहा है कि प्राइमरी की हो सकता है, क्योंकि दोनों में यूनिक डेटा है। क्लास नहीं हो सकता, बहुत लोग सेम क्लास से होंगे, तो ये दोनों प्राइमरी की बन सकते हैं। तो जो भी प्राइमरी की बन सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैंडिडेट की, ठीक है।
अब मान लीजिए आपने उसमें से इसको बना दिया प्राइमरी की, इस टेबल में सीरियल नंबर प्राइमरी की रहेगा। तो जो कैंडिडेट की था जिसको आपने प्राइमरी की नहीं बनाया, जो एलिजिबल था प्राइमरी की बनने के लिए बट आपने उसको नहीं बनाया, सीरियल को बनाया, तो उस केस में यूआईडी कहलाएगा अल्टरनेट की। तो 3 डेफिनेशन इसी में आ गया आपका, ठीक है। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो आप यूज़ करते हो फील्ड, दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी की। जो फील्ड प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ कैंडिडेट की। और जिस कैंडिडेट की को आपने प्राइमरी की नहीं बनाया, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरनेट की। नाउ वी कैन से द आंसर कि फॉल्स कौन सा है। एनी कैंडिडेट की इज एलिजिबल टू बिकम अ प्राइमरी की, इट्स अ राइट आंसर। कोई भी कैंडिडेट की प्राइमरी की बन सकता है। अ प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन अ रिलेशन। टपल मीन्स रिकॉर्ड। तो अ प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है रिकॉर्ड को। तो राइट आंसर। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज अ फॉरेन की। कैंडिडेट की जो होता है वो प्राइमरी की, कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज अ फॉरेन की। ये आपका थोड़ा गलत तरफ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट की दैट इज नॉट अ प्राइमरी की इज कॉल्ड अल्टरनेट की। सो इन दैट केस सी इज द फॉल्स। सी इसने गलत बताया हमें। बाकी डी डेफिनेटली राइट ही होगा। अ फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। तो फॉरेन की यहाँ हम लोग कवर नहीं करते हैं, अभी उसका यहाँ जरूरत नहीं है। ऑल राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। इन केस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स स्विचिंग। अब ये आपका नेटवर्किंग से है, ठीक है। सो बिफोर अ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स अ डेडिकेटेड पाथ इज आइडेंटिफाइड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। जब भी हम लोग कुछ भेजते हैं, लाइक मेल भेजते हैं कि मुझे इसको भेजना है, तो उसका ईमेल आईडी हम लोग डालते हैं। तो रिसीवर और सेंडर दोनों का एक आईपी एड्रेस के बेसिस पे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। तो वो जो स्विचिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा यहाँ स्विचिंग होगा, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। उसको हम लोग बोलते हैं सर्किट स्विचिंग। So in case of circuit switching, before a communication starts, a dedicated path is identified between the sender and receiver. Circuit switching में ये होता है कि जिसको भेजना है और जहाँ से आ रहा है सेंडर एंड रिसीवर, वो किस पाथ से होके जाएगा, क्योंकि इंटरनेट ये सब के थ्रू बहुत सारे पाथ हो सकते हैं भेजने के लिए। तो इसमें पहले ही डिफाइन हो गया किस पाथ से वो जाएगा। सो वो हम लोग कहते हैं सर्किट स्विचिंग। Now, next question is belong to Python. File handling. Which of the following function changes the position of file pointer and returns its new position? Flush, tail, seek, offset. इसमें से आपको tail और seek के बारे में जानना होगा। tail मतलब होता है कि currently file pointer अभी कहाँ पर है, ठीक है। जब हम लोग रीड करते हैं डेटा को फाइल के अंदर, तो टेल हमको जानना है कि करेंटली अभी पॉइंटर किस पोजीशन पे है, तो टेल आपको बता देगा। टेल मतलब कहना, वर्ड से ही पता चल जा रहा है। और सीक हम लोग यूज़ करते हैं जब हमको मूव कराना हो पॉइंटर को, जब हमको 0 पे ले जाना है, स्टार्टिंग पे हमको 10 पॉइंट नीचे करना है, ठीक है। तो सीक का यूज़ करके हम लोग उसमें पोजीशन नंबर डाल देते हैं, तो हमारा वहाँ पर जंप कर जाता है। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि विच फंक्शन इज यूज टू चेंज द पोजिशन ऑफ फाइल पॉइंटर एंड रिटर्न्स इट्स न्यू पोजिशन। तो द राइट आंसर इज सीक। नाउ 17 इज द सम काइंड ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। मार्क द करेक्ट चॉइस, ठीक है। 4 ऑप्शन है। ए में है कि बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए रिलेशंस, and both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Then C is R is true but R is false, A is true and R is false, A is false but R is true. ये सब 4 ऑप्शंस है। तो 17 क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोलता है। पहला, लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। सो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। टपल के बारे में मैंने बोला था पाइथन में कि इट्स अ इम्यूटेबल, वी कैन नॉट मॉडिफाई, दैट इज कॉल्ड अ इम्यूटेबल। बट लिस्ट जो होता है पाइथन में, दिस इज कॉल्ड अ म्यूटेबल। ओके, सो लिस्ट इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप, ये तो सीधे रॉन्ग है।
ठीक है, वो तो इम्यूटेबल डेटा टाइप नहीं, वो तो म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा ए जो है वो है फॉल्स। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो ऊपर का ए बी तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि उसमें ट्रू ट्रू लिखा हुआ था, सी भी रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब इसका आंसर तो पहला होगा हमारा डी। तो सोचना ही नहीं है इसमें कुछ, सेकंड ऑप्शन में जाने का ज़रूरत भी नहीं है ना, रीजनिंग वाला पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ डी ही मैच कर रहा है, क्योंकि ए फॉल्स सिर्फ उसी में लिखा हुआ है। तो हम लोग 18 पे चलते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो गया डी। नाउ 18, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स। पहला पॉइंट तो ठीक है कि पाइथन का जो लाइब्रेरीज होता है उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स, सो राइट आंसर। तो वी कैन से इज ट्रू। सेकेंड पॉइंट, अब फंक्शन, अब ट्रू तो बहुत सारे में, सो सेकेंड है कि अ फंक्शन इन अ मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन लिखते हैं, इज यूज टू सिंप्लीफाई द कोड एंड अवॉइड्स रिपीटेशन। ऑब्वियस बात है, फंक्शन जो हम लोग बनाते हैं उसका पर्पस होता है कि कोड रीयूज करें हम लोग, तो अवॉइड रिपीटेशंस। तो ये भी पॉइंट सही है, तो सही तो दोनों है। तो उस केस में हम लोग जाएंगे ए और बी में। अब उसमें से है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आर और ए का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि आर में फंक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है, 18th क्वेश्चन में, और ए में तो हम लोग मॉड्यूल लाइब्रेरीज के बारे में बात किए, तो लिंक नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर बी होगा कि ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इन दैट केस बी इज द राइट आंसर। सो आई होप ये मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दिस इज द प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सो थ्योरेटिकल पे ज़्यादा हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते हैं, एक आइडिया बस ले लेते हैं। फुल फॉर्म जैसे कि पॉप क्या होता है, ये खासकर यूज़ होता है जब हम लोग मेलिंग वेलिंग भेजते हैं उसके लिए, ठीक है। ये आपका नेटवर्किंग से रहता है। पॉप 3 एक वर्जन हो गया आपका। फुल फॉर्म आप जान लीजिए, इसका होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये मेल भेजने में एक प्रोटोकॉल मीन्स होता है एक रूल फॉलो होता है, तो वो पॉप टेक्निक से होता है। तो ये आपका एक ही मार्क्स का, तो आप फुल फॉर्म लिख लोगे, इसका आपको फुल फॉर्म लिखने का जरूरत है, और एक लाइन आपको ऐड करना लिख सकते हो फॉर ईमेल। यूआरएल इज वेरी पॉपुलर थिंग, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये पाथ सेट करने के लिए होता है, एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो उसके लिए हम लोग को मेंशन करना पड़ता है पाथ, दैट इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसमें एक और क्वेश्चन है, मतलब ये आपका 1 मार्क्स का, ये दोनों का फुल फॉर्म बता देते हो तो। देन सेकेंड जो है, गिव वन डिफरेंस बिटवीन, एक ही डिफरेंस देना है एक्सएमएल और एचटीएमएल में। तो एक तो पहले तो आप फुल फॉर्म लिख सकते हो। एक्सएमएल होता है एक्सटेंसिबल, तो एक्सटेंडेड वर्जन एक तरह से, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। बट डिफरेंस में एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं आप कि वी कैन डिफाइन ऑन टैग, इसमें हम लोग अपना टैग बना सकते हैं, ठीक है, ऑन टैग। और ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायनामिकली वेब डेवलपमेंट में इसका यूज़ होता है, इसमें डेटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होता है, खासकर डेटा स्टोर एंड ट्रांसपोर्टिंग। इतना पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही पॉइंट आप लिख सकते हो। और HTML में आप मेंशन करोगे तो उसका फुल फॉर्म आई होप सबको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो स्टैटिक वेब डेवलपमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। इसमें प्री डिफाइंड टैग होता है, मतलब पहले से होता है, आप उसमें अपने से ऐड नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड टैग, ओके। दिस इज यूज्ड फॉर स्टैटिक वेब डेवलपमेंट, ओके। काफ़ी है, आप ये उसमें मेंशन कर लीजिएगा।
इसके अलावा इसमें और करके भी ऑप्शन दिया है, चलिए उसको भी कवर करते हैं। डिफाइन द टर्म बैंडविड्थ विथ रिस्पेक्ट टू नेटवर्क। देखिए बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आप डेटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है, आपके पास एक वायर है जिसके थ्रू डेटा आ रहा है, तो जो वायर का एक कैपेसिटी है, तो डेटा कितना एक बार में ट्रांसफ़र हो रहा है, 5 MB, 10 MB, ठीक है, 100 MB, जो आप सुनते हैं MBPS, GBPS, मतलब MB पर सेकेंड, मेगाबाइट पर सेकेंड, गीगाबाइट पर सेकेंड। तो बैंडविड्थ का यही मतलब है कि बैंडविड्थ इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र ओवर अ गिवन ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मतलब वायर या वायरलेस मीडियम, व्हाटएवर। तो इसका एक लाइन में आंसर आप यही बोल सकते हो, ठीक है। मैं इसको राइट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। एंड हाउ इज़ HTTP डिफरेंट फ्रॉम HTTPS? इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि HTTP जो होता है, ये खासकर जब आप वेबसाइट खोलते हो उसमें आप इसको देखने आपको मिल जाएगा। S मतलब होता है सिक्योर, तो जो वेब हम लोग खोलते हैं तो वो भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करता है। तो वो प्रोटोकॉल जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब एक रूल, ठीक है। तो दोनों का सेम डेफिनेशन है, बस इसमें लास्ट में क्या लग गया है, सिक्योर। तो इसमें आपका डेटा सिक्योर रहता है, जो आपका डेटा खुलता है इंटरनेट पे वो इनक्रिप्टेड होता है, डायरेक्टली कोई रीड नहीं कर सकता, सिक्योर रहता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि HTTP में डेटा सिक्योर नहीं रहता है आपका, और HTTPS में डेटा सिक्योर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं SSL यूज़ करता है। इसका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए, मे बी दे विल आस्क, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई थिंक इट्स सिंटैक्स एरर फाइंड करना है हमें। तो ये तो आपको सिंपल लिखा, अंडरलाइन ऑल द करेक्शंस मेड, ठीक है। आपको ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड केयरफुली एंड रीराइट इट आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटैक्स एंड लॉजिकल एरर्स। पहले तो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से किए हो तो आपको आइडिया लगेगा कि ये रिवर्स नंबर निकालने का है, लाइक 1 2 3 4 है तो आंसर आना चाहिए 4 3 2 1, उसका ये लॉजिक है। तो पहले तो ऑलरेडी लॉजिक लिखा हुआ है तो आप सिंटैक्स पहले ठीक कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको गलत लग रहा है। तो पहला गलत हमें दिख रहा है डिफाइन, फंक्शन नेम डेफ से होता है, तो वी कैन राइट हेयर डेफ, फर्स्ट एरर। उसके बाद आप ठीक से देखिए, सब कुछ कॉलन साइन है फंक्शन में, फंक्शन का एक नाम दिया हुआ, ठीक। इंडेंटेशन मतलब अंदर में प्रॉपरली मेंशन है, रेव इज इक्वल टू 0, rem इक्वल टू 0, दिस इज द वेरिएबल नेम, नो इशू। वाइल, तो वाइल का आप नोटिस कीजिए w जो है कैपिटल है। ये बारीकी को आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ध्यान रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा एक दो क्वेश्चन तो नहीं गलती होगा कभी। तो एक और गलती हुआ यहाँ पर, एक था यहाँ पर, ठीक है, ये हम लोग मेंशन कर दिए। इसके बाद आपका वाइल के अंदर रैम करके लिखा हुआ, इसमें डबल इक्वल टू लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर इट्स अ डबल इक्वल। ये तो हम लोग कंडीशन में लगाते हैं डबल इक्वल, इक्वालिटी चेक करने के लिए, यहाँ तो नहीं करना, यहाँ साइन करना है। तो यहाँ पर रैम टाइम मॉडुलस 10, ये उसका सही साइन हुआ। बाकी और मुझे कहीं गलत नहीं लग रहा है। रेव इनटू 10 प्लस rem, लॉजिकली भी मुझे ये सही दिख रहा है, num इज इक्वल टू num /10। हाँ, लॉजिकली गलत ये है कि ये वाइल लूप है, तो वाइल लूप क्यों चलाते हैं कि भाई ये कुछ फाइनल आउटपुट देगा हमें, तो हम अगर अंदर में ही रिटर्न लिख देंगे तो ये एक ही बार लूप चल के रिटर्न कर देगा। तो लॉजिकली एरर यहाँ पर ये है कि आपका ये जो रिटर्न है, सिंटैक्स एरर नहीं है, वो रिटर्न अंदर लिख देने का मतलब ये नहीं कि गलती की है, बट आप अंदर लिख दे रहे हो तो ये लूप कंप्लीट हुए बिना एक ही बार चलेगा और तुरंत रिटर्न हो जाएगा, मतलब फंक्शन से बाहर आ जाएगा, तो सही आंसर नहीं आएगा। तो लूप आपका कंप्लीट रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर, सही आंसर रिट्रीव कर सकते हो। तो इसलिए वाइल के बाहर यहाँ पर आपको रिटर्न करके रेव करके लिखना है।
तो आपका ये लाइन मॉडिफाई हुआ, ये लाइन में मॉडिफाई हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। 1 2 3 4 प्लेसेस में आपका ये मॉडिफाई हुआ। तो ये था आपका सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है डिक्शनरी पे बेस्ड है, तो लॉजिकल थोड़ा सा या आपका डिक्शनरी का जो फंक्शंस है वो भी आपको थोड़ा क्लियर रहना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए, तो बन जाएगा। दो क्वेश्चन है, दोनों को पहले एक को हम लोग ट्राई करते हैं। राइट अ फंक्शन काउंट नाउ प्लेसेस इन पाइथन दैट टेक्स द डिक्शनरी प्लेसेस एज एन आर्गुमेंट एंड डिस्प्लेस द नेम इन अपर केस of the places whose names are longer than 5 characters. For example, consider the following dictionary. Suppose ये डिक्शनरी है 1 2 3 4, इसमें सिटी का नाम लिखा हुआ है। The output should be London and New York. क्यों? क्योंकि इसका लेंथ जो है 5 से अधिक है। Whose names are longer than 5 character. तो what will be the answer? तो इसके आंसर को बनाने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पर ही प्रोग्राम में टाइप करते हैं। तो क्लियरली बोल रहा है कि काउंट नाउ नाम से आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। राइट अ फंक्शन, हम लोग फंक्शन बनाएंगे और उसके पहले आपके पास एक डिक्शनरी वैल्यू होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी वैल्यू ले लेता हूँ प्लेसेस नाम से। कैपिटल लिखा हुआ है तो चलो मैं कैपिटल ले लेता हूँ प्लेसेस। तो ये मैंने एक वैल्यू ले लिया सो दैट कि हम लोग आउटपुट चेक कर सकें कि सही आ रहा है कि नहीं। अब आपको जो बोला कि साइज होना चाहिए, तो पहले तो फंक्शन बनाइए, तो काउंटिंग करना पड़ेगा। तो काउंट नाम से काउंट नाउ, और उसमें ये प्लेसेस को हम लोग भेज दिए एज ए आर्गुमेंट, मतलब ये डिक्शनरी इसके अंदर आ गया। अब आपको उसके अंदर से क्या रिट्रीव करना है, उसके वैल्यू से रिट्रीव करना है। तो अगर आप डिक्शनरी के फंक्शंस को पढ़े होंगे तो डिक्शनरी में एक फंक्शन होता है वैल्यूज़ बोल के, वो फंक्शन आपको सिर्फ वैल्यू पार्ट निकाल के देगा एक एक करके, अगर आप फॉर लूप में लिखते हो तो। फिर उसमें कीज सिर्फ चाहिए, 1 2 3 इज़ द की हेयर, तो उसके लिए कीज़ वैल्यू कीज़ करके आपका फंक्शन होता है। तो हमको तो यहाँ पर वैल्यू चाहिए क्योंकि सी को हमको चेक करना है लेंथ, तो वी जस्ट पुट हेयर फॉर एंड सपोज जस्ट नेम द प्लेसेस, प्लेस नाम देते हैं स्मॉल लेटर में, प्लेस इन, ठीक है। और डिक्शनरी का नाम क्या है, प्लेसेस करके आया। और फंक्शन उसके अंदर एक होता है वो है वैल्यूज एस, ठीक है। ये आपका लूप एक एक करके हर एक की के पास जाएगा और उसके वैल्यू को सिर्फ पिक करेगा, तो दिल्ली आपके पास आएगा और प्लेस में दिल्ली आ गया पहला। अब आप उसका लेंथ चेक कीजिए, उसके लिए हमारे पास बिल्ट इन मेथड होता है लेन, उसमें आप प्लेस को लिखिए। तो दिल्ली का लेंथ कितना है आपका 5 है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 5। तो आपको यहाँ पर लिखना है जो ग्रेटर देन 5 है उसी को डिस्प्ले कराना है। तो इन दैट केस प्रिंट में हम लोग सिर्फ, और स्पेशली अपर केस में करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो जो भी सिटी आया उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, उसके लिए फंक्शन हम लोग कवर किए थे अपर, ठीक है, हो गया। अब आप एक फंक्शन बनाए थे इसलिए आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा काउंट नाउ, और जो ऊपर प्लेस करके हम लिए हैं डिक्शनरी उसको यहाँ पर पास कर दीजिए, ठीक है। सो इन दैट केस डेफिनेटली हमारा आंसर जो है लंदन और न्यूयॉर्क ही आएगा। तो लॉजिकली हम लोग करेक्ट हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है, वो है आई थिंक टपल पे बेस दिख रहा है। राइट अ फंक्शन लेन वर्ड्स स्ट्रिंग दैट मेक्स अ स्ट्रिंग एज एन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स अ टपल कंटेनिंग लेंथ ऑफ ईच वर्ड ऑफ अ स्ट्रिंग। मतलब कि इफ द स्ट्रिंग इज कम लेट अस हैव सम फन। तो कम में 4 लेटर है तो आपको टपल बनाना जिसमें 4 स्टोर हो रहा है, फिर लेट में आपका 3 है। इस तरह से आपको हर वर्ड को लेना है और हर वर्ड का जो लेंथ है वो आपको वहाँ पर पुट करना है, ठीक है, एक टपल में। लेकिन तो वो आप कैसे करोगे? तो पहले तो ये समझ रहे हो कि अगर आपके पास स्ट्रिंग है तो उसमें से वर्ड कैसे आप ब्रेक करेंगे। तो हमने कवर किया आज के इस सेशन में, इसी वीडियोस में, कि आप
स्प्लिट यूज़ करोगे तो स्ट्रिंग से एक एक करके सारा स्पेस जहाँ जहाँ है उसके आगे पीछे जो वर्ड्स हैं उसको एक लिस्ट में आपको दे देगा, तो उससे आपको सारा वर्ड मिल गया। अब आप वर्ड का लेन मेथड का यूज़ करके रिट्रीव कर लोगे, ठीक है। और टपल में आपको उसको स्टोर करना पड़ेगा। टपल जो होता है इम्यूटेबल होता है, तो आपको बार बार उसमें रीअसाइन करना पड़ेगा वैल्यू। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर इसी में चेंज करता हूँ। मेरे पास एक वैल्यू है s इक्वल टू, इसमें मान लीजिए यही लिखा हुआ है, कम लेट अस हैव सम फन। ये आपके पास स्ट्रिंग है। अब आपको बोल रहा है कि आप लेन वर्ड नाम से एक बनाइए, तो मैं यहाँ फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है लेन वर्ड्स, ठीक है। और इसमें आप इस s को पास कर दीजिए। मैं यहाँ पर s लिख लीजिए, स्ट्रिंग लिखा तो स्ट्रिंग लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। जो भी वेरिएबल नेम लिखा है मैं वही लिख देता हूँ, कैपिटल लेटर में स्ट्रिंग। अब उसी के बेसिस पे यहाँ पर लॉजिक लगाना है हमें, ठीक है। और ये लेन वर्ड को हम लोग यहाँ पर कॉल कर लेंगे, इसमें s को पास कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लॉजिक होगा, सबसे पहले तो जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर दीजिए आप, ठीक है। तो स्प्लिट करने के लिए वी कैन यूज l इक्वल टू, हमारा स्ट्रिंग करके नाम से आया तो स्ट्रिंग डॉट फंक्शन का नाम है स्प्लिट। ये आपको एक पूरा लिस्ट दे देगा डिफरेंट वर्ड्स का। अब आपको हर वर्ड का एक एक करके निकालना उसमें से वर्ड, तो वर्ड इन लिस्ट। फॉर लूप से आपको क्या फायदा होगा, इन इज द वेरी गुड मेंबरशिप इन पाइथन। ये एक एक करके लिस्ट में से वर्ड को आपको रिट्रीव करके देगा। तो पहला वर्ड आपके पास आ गया। अब आप उसका लेंथ को फाइंड कीजिए कितना है। तो लेंथ हम लोग length नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, और लेन हम लोग को आता है निकालने। लेन मेथड है बिल्ट इन मेथड, उसमें हम वर्ड को डाल दिए, तो जो भी लेंथ है लेंथ में आ गया। अब उसको हमको टप्पल में स्टोर करना है, तो उसके लिए हमको एक टप्पल लेना पड़ेगा। सो मैं टप्पल फंक्शन के अंदर ही ले लेता हूँ एक tup नाम से, इक्वल टू ये ब्रैकेट, कमेंट साइन में इसको हम लोग बोलते हैं टप्पल, हम लोग असाइन किए एक तरह से यहाँ पर, ठीक है। डिक्लेयर किए, ब्लैंक एम्प्टी टप्पल है ये। अब इसमें बार बार जो भी आ रहा काउंटिंग वो आपको इसी में ऐडअप करते जाना है। तो अगर आप सिर्फ टप्पल इक्वल टू करके ट्राई करोगे कि मैं लेंथ लिख दूं, तो फिर उसमें स्टोर नहीं हो पाएगा। तो करना यह पड़ेगा कि टप्पल इधर दोबारा लिखिए, ठीक है, उसी में प्लस कीजिए, और जो लेंथ है, लेंथ हमारा जो भी आया LENGTH लेंथ, तो सिर्फ लेंथ लिखोगे तो कॉमा करके नहीं आएगा। एक बार मैं इसको आपको रन करा के दिखा देता हूँ। जब ये लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास फाइनल टप्पल होगा, तो वी कैन रिटर्न दैट टप्पल, ठीक है। और यहाँ रिटर्न हुआ तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा के देख सकते हैं कि क्या आंसर आया है। प्रिंट के अंदर ही डायरेक्ट हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, जो भी यहाँ रिजल्ट आएगा ये उसको प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो इन दैट केस कुछ ना कुछ तो एरर है। तो कैन ओनली कॉनकैट टप्पल नॉट इंट, ये इसको एज ए इंट देख रहा है, तो इंट को ये कॉनकैट नहीं कर पा रहा। सो इन दैट केस इफ वी कैन पुट हियर कॉमा, अगर हम लोग कॉमा लगा देते हैं तब ये हमको आंसर दे दे रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ हो गया, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि, क्योंकि अगर लिस्ट होता तो हम लोग इजीली कर पाते हैं, उसमें बिल्ट इन मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग अपेंड कर सकते हैं एक एक करके डेटा। टप्पल में नहीं हो सकता है, तो उसका ये तरीका है कि टप्पल को ही यहाँ पर दोबारा आप कॉपी किए। मान लो टप्पल में पहले से 4 है, पहली बार टप्पल ब्लैंक है, तो ठीक है, लेंथ आया तो लेंथ उसमें कॉनकैट किया और कॉमा लगा दिया, तो उसके आगे कॉमा पुट हो गया। फिर अगली बार आए तो टप्पल जो है एज अ, इसके अंदर डेटा जो है सिर्फ इंटीजर नहीं है आपका, लेंथ के साथ उसमें कॉमा भी है, तो उसको वो एज अ स्ट्रिंग में
कॉन्कैट कर रहा है। तो ये लिख देने से वो स्ट्रिंग में कॉन्कैट कर रहा है, तो आराम से कॉन्कैट मतलब होता है अटैच करना, एक के बगल में दूसरा। तो आपका 4 कॉमा करके अटैच हुआ। तो अगली बार फिर यहाँ पर टपल है, तो टपल में पहले से 4 कॉमा है, तो उसमें फिर से कॉन्कैट हुआ प्लस लेंथ कॉमा, मतलब लेंथ अभी 3 आया तो फिर 3 कॉमा करके ऐड हो गया। तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। बट टपल की जगह लिस्ट होता तो वी कैन यूज़ लिस्ट अपेंड मेथड, इज वेरी यूजफुल। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ऑल राइट, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब फिर आपको प्रेडिक्ट करना है कि क्या एक्सपेक्टेड है आंसर। तो इसमें स्ट्रिंग है, लॉस्ट नाम से है, एक लिस्ट है और एक डिक्शनरी है, 3 चीज़ है। और अब हम लोग को अब थोड़ा बहुत आइडिया भी लग गया है। तो लिस्ट में एक फंक्शन होता है पॉप बोल के, इसका काम है डिलीट करना, पॉप। तो बेसिकली जो सबसे आपका टॉप में होता है उसको ये डिलीट करता है, ये इसका मेन काम है। तो फॉर आई इन रेंज लेन एस, तो पहले एस का लेंथ कितना है, तो एस का लेंथ है आपका 4। तो क्लियर है रेंज जो है 0 से लेके 3 तक जाएगा, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है, तो आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। फॉर आई इन रेंज, और जो लिखा हुआ उस हिसाब से ये चलेगा 0 से लेके कितना चांस है, तो मैं यहाँ पर 0 से लेके लेंथ 4 है, ठीक है। तो जो लेन एस लिखा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा और 4 लिखा हुआ तो 3 तक जाएगा। इट मीन्स कि 0 1 2 3 4 टाइम्स ये लूप चलेगा। इस तरह से पहले दिमाग में आपको सेट करना, 0 1 2 3 4 बार ये लूप चलेगा। अब आई का वैल्यू पहली बार आपका है इफ करके लिखा हुआ है कि इफ आई मॉडलस 2, क्या 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 0 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो उस केस में बोल रहा है कि डी जो है उसका एल डॉट पॉप। अब एल डॉट पॉप क्या है, तो एल है लिस्ट, पॉप तो पॉप का मतलब होता है बेसिकली जो उसका सबसे अभी टॉप में है। तो सबसे लास्ट में कौन पुट हुआ है 4, तो वो सबसे टॉप में है, तो पहले वही डिलीट होगा। पॉप मतलब यही होता है, सबसे लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट होगा। तो एल पॉप लिखे इसका मतलब यहाँ पर आ गया आपका 4, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या आ गया 4। तो D4 में क्या स्टोर करना है, तो S ऑफ I। तो S के I का वैल्यू अभी कितना है 0, और S क्या है आपका लॉस्ट। यहाँ पर लॉस्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ S इक्वल टू लॉस्ट। और लॉस्ट का मतलब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर इंडेक्स वाइज ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ पर क्या आपका लिखा हुआ है कि S जो है इक्वल टू S ऑफ I। तो I का वैल्यू 0 है, तो S ऑफ I कितना होगा आपका, तो S के 0 में L है। तो आपका D के 4 इंडेक्स में, और D इज़ द डिक्शनरी, मतलब D के 4 की में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नीचे सेट कर रहा हूँ कहीं पर कि D का 4 की, तो ये दिस इज़ 4, ये की हो गया। और उसमें क्या हम वैल्यू डाले हैं, तो इसमें हम डाले हैं L को, ठीक है। ये हो गया पहला। सेकेंड, तो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा, अब अगला जाएगा। अगला वैल्यू हो गया आपका आई का वैल्यू 1 एक केस में एल्स में जाएगा, फिर से पॉप होगा। और इस बार 3 आया, 3 में बोल रहा है आई प्लस 3, इसका मतलब है 3 इंडेक्स में, मतलब 3 कीज में, क्योंकि डी लिखा हुआ, डी इज़ अ डिक्शनरी। और ये अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि इस नाम का की, तो एल पॉप में क्या आ रहा है 33 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 33 लिखिए की नंबर, मैंने लिख दिया 33 की नंबर। उसमें वैल्यू क्या डालना, आई प्लस 3, और आई का वैल्यू कितना 1, 1 प्लस 3 कितना होगा 4। इस तरह से आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। फिर अगला वैल्यू आया आई का, क्योंकि मैंने क्या बोला था, एक 0 पॉसिबिलिटी, फिर अगला 1, फिर अगला 2 फिर डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हो गया तो फिर आपका इसमें गया, ठीक। तो एल पॉप अभी क्या आ गया 21, क्योंकि अब तो 21 ही बचा है, तो की में 21 हो गया। और 21 में क्या बोला रखने के लिए, एस ऑफ आई, और आई का वैल्यू कितना है अभी 2,
तो 2 में आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, 2 इंडेक्स में s, यहाँ पर आप डालिए s। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे देखना पड़ता है, रफ यूज़ कीजिएगा तो सॉल्व होगा। कॉपी में इसको लिख के एंड देन आपका फिर एक बार लूप चलेगा, 3 फॉल्स होगा, एल्स में जाएगा, पॉप करेगा तो इस बार 10 होगा और 10 में i+3 मतलब 3 है अभी, i का वैल्यू 3 + 3 हो जाएगा 6। तो ये हो गया आपका डिक्शनरी तैयार। अब आपको नीचे बोल रहा है एक फॉर लूप चलाया गया है, ठीक है, जिसमें k, v है और d डॉट आइटम्स है। तो मैंने अभी बताया था कि डिक्शनरी में कीज़ यूज़ करोगे तो सिर्फ कीज़ पार्ट निकाल के देगा, d डॉट अगर वैल्यूज़ लिखोगे तो सिर्फ वैल्यूज़ पार्ट निकाल के देगा, और अगर आइटम्स लिखोगे तो ये दोनों चीज़ देता है, की एंड वैल्यू दोनों कॉम्बिनेशन। तो फॉर में अगर आप k और v दो वेरिएबल कॉमा दे के लिखते हो तो ऑटोमेटिक आइटम्स में से कीज़ वाला वैल्यू k में चला जाएगा और वैल्यूज़ वाला जो है वो v में चला जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है लिखने का। तो अब प्रिंट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो k, v SCP एस्ट्रिक, बहुत लोग हो सकता है SCP बहुत कम यूज़ करते हैं, ऐसे हम लोग SCP सेंस यहाँ पर सेपरेट करना, मतलब k और b के बीच में एस्ट्रिक लगाना है। तो डिक्शनरी हमारा तैयार है, ये हमारा डिक्शनरी था। अब लूप से एक एक करके डेटा आ रहा है, तो पहला 4 आएगा, बीच में एस्ट्रिक आएगा और उसका वैल्यू आएगा l। दूसरा 33 आएगा, उसका बीच में आपका एस्ट्रिक और वैल्यू है उसका 4। तीसरा है आपका 21, फिर एस्ट्रिक s, फिर चौथा आपका 10 एस्ट्रिक 6। ये हमारा राइट आंसर होगा। सो प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक एक करके सारा सॉल्व करा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कशन करना पड़ा मैं प्रॉपरली कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ कवर हो। ओके, तो ये था हमारा नॉर्मली क्वेश्चंस, ठीक है। आपका 21 तक हमने किया, अभी 22 कर लिया हमने, अब आते हैं हम लोग 23 पे। 23 में है कि राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। आपको बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करके करना है, तो कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, 1 मार्क्स का है। इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन में लिस्ट में, तो इसके लिए आपको मेथड का नॉलेज होना चाहिए। लिस्ट मेथड बेस्ड क्वेश्चन है या स्ट्रिंग मेथड बेस्ड क्वेश्चन है या फिर डिक्शनरी पे बेस्ड है, सबके मेथड्स होते हैं, उसी पे आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला है आपका 23(1) में, टू इंसर्ट द एलिमेंट 200 एट द थर्ड पोजीशन इन द लिस्ट L1। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर, L1 इज द लिस्ट डॉट, फंक्शन का नाम है यहाँ पर इंसर्ट, क्योंकि स्पेशली आपको पोजीशन नंबर दे दिया है, पोजीशन नंबर आपको बोला थर्ड पोजीशन पे, बात समझिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है इंडेक्स नंबर लिस्ट का 0 होता है, 1 2 3 ऐसे चलता है। तो पोजीशन वाइज ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अगर थर्ड पोजीशन बोल रहा है इसका मतलब इंडेक्स नंबर 2 बोल रहा है। तो इंसर्ट में आप लिखिएगा 2 विच इज़ द पोजीशन नंबर, एंड देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या उसमें आपको ऐड करना है, तो आपको 200 वहाँ पर लिखना है। तो लिस्ट के थर्ड पोजीशन पे या आप बोल सकते हैं सेकेंड इंडेक्स पे 200 चला जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओवरराइट नहीं होगा, बाकी सब शिफ्ट हो जाएगा, आगे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और 2 पे एग्जैक्टली आपका 200 आ जाएगा। नेक्स्ट है टू चेक वेदर ए स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज एंड्स विथ फुल स्टॉप और नॉट। फुल स्टॉप मीन्स डॉट का साइन, पीरियड साइन। सो बोल रहा है एंड्स विथ, तो अगर आप स्ट्रिंग पढ़ेंगे, स्ट्रिंग मेथड से बिलोंग करता है, ये पहला वाला था लिस्ट से, ये स्ट्रिंग से। तो मैसेज इज द स्ट्रिंग वेरिएबल, तो आपको चेक करने बोल रहा है कि क्या उसके लास्ट में डॉट है, तो उसके लिए स्ट्रिंग मैसेज द स्ट्रिंग, तो आप मैसेज डॉट फंक्शन का नाम है एंड्स विथ, एस लगाइएगा, एंड्स विथ,
ठीक है, और उसमें आप सिंगल कोट्स में डॉट लगा दीजिए। तो ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है। तो अगर डॉट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, डॉट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके अलावा और करके है, बेस्ट है कि आप इसी को सॉल्व करें। और में देख लेते हैं क्या, अ लिस्ट नेम स्टूडेंट एज स्टोर्स एज ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, राइट अ पाइथन कमांड टू इम्पोर्ट द रिक्वायर्ड मॉड्यूल and using built-in function to display the most common age value from the given list. ओके, तो ये बोल रहा है कि आपके पास स्टूडेंट का एज का पूरा एक डेटा है, ठीक है। आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, एक इंपोर्ट करना, वो कौन सा मॉड्यूल है जो बिल्ट इन है आपका, और उसमें एक फंक्शन है जिसको यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो मोस्ट कॉमन एज। मोस्ट कॉमन एज काइंड ऑफ हम लोग उसको बोलते हैं, अब मान लीजिए एज है 18, 17, 18, 18, 17, तो मोस्ट कॉमन हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि 18 है, कि मोस्ट ऑफ का 18 एज है। तो पाइथन में कैसे निकलेगा, तो उसके लिए एक, ये खासकर हम लोग स्टैट्स पे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, एक मॉड्यूल है विच इज़ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें मोड मीडियम निकालने का ऑप्शन होता है, मोड मीन मीडियम करके हम लोग निकालते हैं। इसमें फंक्शन है, आपको ये रिटर्न करके देगा। तो इसमें बस आपको जो निकालना था कि मोस्ट कॉमन मीन्स एक तरह से एवरेज निकालना है, तो उसमें फंक्शन है मॉड। तो आपको लिखना है स्टैटिस्टिक्स डॉट, फंक्शन का नाम है मोड, और क्या पास कर रहे हैं, तो स्टूडेंट एज जो हमको दिया हुआ है। तो जो एक्सपेक्टेड था कि कॉमन एज निकालना हो, तो ये आपको रिटर्न कर देगा। तो इसका राइट आंसर ये होगा कि मॉड्यूल कौन सा इंपोर्ट करना है, तो स्टैटिस्टिक्स करके है, और फंक्शन कौन सा है, मॉड बोल के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ड है आपका एसक्यूएल पे। क्वेश्चन इज नॉट दैट मच टफ, इट्स वेरी इजी। आप प्रॉपरली रीड कीजिए, बड़ा क्वेश्चन बोल के आप डरिएगा तो नहीं सॉल्व होगा। तो चलिए, बोल रहा है कि शालिनी है हैज़ जस्ट क्रिएटेड टेबल एम्प्लॉय कंटेनिंग कॉलम ई नेम डिपार्टमेंट सैलरी। एक टेबल है एम्प्लॉय जिसमें ई नेम डिपार्टमेंट और सैलरी। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल सी रियलाइज दैट सी हैज़ फॉरगेटन टू ऐड अ प्राइमरी की। उस टेबल में प्राइमरी की उसने ऐड नहीं किया। तो बोल रहे कि तो हेल्पर, आप उसको हेल्प कीजिए टू राइट अ एसक्यूएल कमांड टू ऐड अ प्राइमरी की कॉलम एम्प्लॉय आईडी। तो आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, आपको अगर कोई और एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना हो या डिलीट करना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टर करना, ठीक है। टेबल को क्या क्या किया जाता है, टेबल क्रिएट किया जाता है जब पहली बार बनाते हैं, डिलीट करने के लिए टेबल को ड्रॉप किया जाता है, और टेबल को मॉडिफाई करने के लिए ऑल्टर किया जाता है। अब ऑल्टर में भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऐड कॉलम, ड्रॉप कॉलम, ठीक है, और एक मॉडिफाई कॉलम। मॉडिफाई मीन्स हुआ कि आपको डेटा टाइप चेंज करना है, डेटा टाइप का साइज चेंज करना है, तो उसके लिए मॉडिफाई है। कॉलम हटा ही देना है तो ड्रॉप है ऑल्टर के अंदर, और अगर कोई नया कॉलम ऐड करना है तो ऐड करके कमांड है। ये सब कमांड है। तो हम लोग को यहाँ पर बोला कि बना चुके थे उसके बाद चेंज करना है, तो क्या करेंगे। तो सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए नॉर्मली ऑल्टर, ठीक है, जो है इसने बोला एम्प्लॉय आईडी ऐड करना है, एज ए इंटीजर होना चाहिए और प्राइमरी की होना चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है हम लोगों का एम्प्लॉय, ठीक है। उसमें आपको अभी ऐड करना था, ऐड लिखिए, क्या ऐड करना है, तो कॉलम का नाम है एम्प्लॉय आईडी, ठीक। उसका टाइप इंटीजर है, तो वी कैन राइट इंटीजर, इंटीजर डेटा टाइप होता है एसक्यूएल में, और उसको प्राइमरी की भी करना था। तो आप यहाँ पर उसी के आगे आप लिख सकते हो प्राइमरी की, बन गया। ये था इसका आंसर। उसके बाद एक और चीज़ है, देयर आफ्टर राइट द कमांड टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल। अब ये 4 फील्ड को उसके अंदर ऐड करना है, इसका मतलब आपको इंसर्ट करना है,
ठीक है, तो ये तो पहला आंसर हो गया। नाउ इसमें जो बोल रहा है नेक्स्ट की इंसर्ट करना है, तो उसके लिए इंसर्ट आना चाहिए, विच इज़ फॉर अ डेटा। टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, तो उसके लिए इंसर्ट कमांड होता है। डेटा को डिलीट करते हैं, उसके लिए डिलीट कमांड होता है। डेटा को अपडेट करते हैं, उसके लिए अपडेट कमांड होता है। और डेटा को रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट होता है, जो कि आगे के क्वेश्चंस में हम लोग देखते जाएंगे। फिलहाल अभी हमारा फोकस है इंसर्ट पे। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम हमारा क्या है, एम्प्लॉय। सो मैंने लिख दिया एम्प्लॉय। अब उसमें आप फील्ड का नाम लिख सकते हो, जो जो फील्ड है आपका, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी कॉमा ई नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा सैलरी। इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज़, एस लगा देना, मैं स्पेशली मेंशन कर देता हूँ, बहुत लोग मिस कर जाते हैं। एम्प्लॉय आईडी आपको 99 दिया गया, डाल दिए। नेम आपका श्वेता है, तो जो इंटीजर होता है उसको आप सिंगल कोट्स में मत डालिए। जो नेम है वो सब, जो वैरकैर है वो सब आप सिंगल कोट्स में डालेगा, स्ट्रिंग को। फिर सिंगल कोट्स में लिखिएगा प्रोडक्शन, सैलरी is a numerical value 26900. So this is the right answer to insert data. नेक्स्ट और करके एक और है, सेम इसी पैटर्न पे होगा कि जैक इज वर्किंग इन अ डेटाबेस नेम्ड स्पोर्ट in which he has created a table sports containing columns sports ID, sports name, number of player and category. Okay. After creating the table, he realized that the attribute category has to be deleted. यहाँ पर delete का बात आ गया, तो अभी भी alter करना है, ठीक है। बट alter में आपको इस बार क्या करना है, तो alter में आपको बेसिकली drop करना कॉलम को, तो alter table and then table name हमारा यहाँ पर sport, तो alter table name तो लिखना होगा, ठीक है। देन फिर आप इसमें लिखिएगा ड्रॉप। सो ड्रॉप में आप डायरेक्ट, क्योंकि ड्रॉप करना है तो डायरेक्ट आप फील्ड का नाम लिख दीजिए, तो ड्रॉप कैटेगरी, दैट्स इट। सो आफ्टर क्रिएटिंग ही रियलाइज दैट दैट कैटेगरी हैज टू बी डिलीटेड, ओके। एंड न्यू एट्रीब्यूट टाइप स्पोर्ट of the data type string has to be added, and this attribute type sport cannot be left blank, ठीक है, मतलब कि उसमें ब्लैंक एंट्री नहीं होना चाहिए। तो फिर से ऑल्टर करते हैं हम लोग, टेबल स्पोर्ट्स, ठीक है, ऐड, क्या नाम है, टाइप स्पोर्ट, तो लिखिए टाइप स्पोर्ट। डेटा टाइप क्या है, तो वैरकैर, क्योंकि ये स्ट्रिंग रखना है तो आप वैरकैर रख के रख सकते हैं, और कैर भी रख सकते हैं, ठीक है। एक साइज आप 1020, क्योंकि मेंशन नहीं है साइज, आप अपने से कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। बट इसके आगे एक और चीज़ ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट नल। नल मतलब होता है कि ब्लैंक एंट्री अलाउड नहीं है, जिसमें आप नहीं कुछ मेंशन किया उसमें ब्लैंक भी वो अलाउड कर देगा, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नल पुट करेगा। बट आप चाहते हैं इसमें कंपल्सरी डेटा रहे तो आपको नॉट नल लिखना पड़ेगा। तो दैट्स इट, ये था आपका एसक्यूएल पे बेस्ड ऑल्टरिंग करना, ठीक है, और इंसर्ट करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ 25, देन आवर सेक्शन बी विल बी फिनिश्ड। तो इसको हम लोग जल्दी से कवर करते हैं। इसमें आपको आउटपुट ही निकालना है, ठीक है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो इसमें कुछ सीखने आपको मिल जाएगा कि डेफ में यहाँ पर चेंजर करके लिखा है और p, q इक्वल टू 10 है। अब आर्गुमेंट में 10 लिखने का मतलब होता है कि दिस इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब डिफॉल्ट का यूज़ ये है कि अगर आर्गुमेंट पास नहीं करते हो, जैसे कि इस केस में एक आर्गुमेंट पास करोगे तो ऑटोमेटिक q का वैल्यू 10 ले लेगा, और अगर 2 आर्गुमेंट पास करोगे तो q का वैल्यू जो आप पास किए हो वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट, कि अगर आप नहीं पास किए तो हम q का वैल्यू 10 ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आउटपुट निकालना है, तो चलिए देखते हैं, p डिवाइडेड बाई q है,
देन Q इज इक्वल टू P मॉडुलस Q है एंड रिटर्न आपका है P। ठीक है, तो सबसे पहले A इज इक्वल टू है 200, B इज इक्वल टू है 20। अब आपका A इज इक्वल टू क्या किया गया, तो यहाँ से चेंजर A कॉमा B भेजा गया। तो इस केस में A का वैल्यू 200 गया और B का वैल्यू 20 गया। तो पहले वाले केस में A का गया वहाँ पर ऊपर में 200 P में, और Q में गया B का वैल्यू विच इज़ 20। वेरिएबल नेम अलग अलग हो सकता है, कॉलिंग के टाइम में अलग वेरिएबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दे विल टेक अ दे विल टेक अ वैल्यू। तो A का वैल्यू गया P में और B का वैल्यू गया Q में। तो A का गया 200, B हो गया 20। नाउ वी जस्ट कैलकुलेट हेयर, बिकॉज ये कॉल हुआ है तो रिटर्न करेगा कुछ। तो P डिवाइडेड बाई Q, इट मीन्स 200 डिवाइडेड बाई 20। सो 200 डिवाइडेड बाई 20 के केस में यहाँ पर होगा आपका 10। तो P का वैल्यू इस केस में आएगा 10। अब P का वैल्यू 10 हो गया है, मॉडुलस भी आपका 20 गया। तो 10 मॉडुलस 20 करोगे तो इस केस में 10 ही, आपका Q का वैल्यू भी 10 ही होगा। ठीक है, रिटर्न, लेकिन Q का वैल्यू क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिटर्न यहाँ पर क्या कर रहा है, P। इट मीन्स इस पूरे का वैल्यू रिटर्न जो आएगा A का वैल्यू वो आएगा यहाँ पर 10। ये हुआ पहला। अब आपको यहाँ प्रिंट में A और B को प्रिंट करने बोल रहा है। तो एक A का वैल्यू आया 10, B का वैल्यू था 20, बीच में यहाँ पर क्या है, सेपरेट किया हुआ है। तो उस केस में आंसर होगा 10, बिकॉज A का वैल्यू 10 आया, बीच में डॉलर साइन हो जाएगा, सेपरेट किया है तो। और B का वैल्यू हमारा है 20, तो 10 मॉडुलस 20 होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। देन फिर से चार्जर यहाँ पर कॉल हो रहा है। ठीक है, प्रिंट हो गया, एक हो गया आंसर। देन B इज इक्वल टू चेंजर B। अब देखो एक ही आर्गुमेंट पास हुआ और B का वैल्यू कितना है 20। तो इसका मतलब है B का वैल्यू चला जाएगा P में, विच इज 20। तो दिस टाइम P इज 20 और Q जो है आपका बाय डिफॉल्ट 10 लेगा। ठीक है, तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो 20 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या होगा हमको कैलकुलेट करने का भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर रिटर्न P कर रहा है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, एक तरह से आपको घुमा रहा है बस। तो आपका रिटर्न इस बार क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इन दैट केस फिर से आपको प्रिंट करना है, तो A कॉमा B सेपरेट डॉलर है, फिर एंड में हैश भी है 3 टाइम्स। तो A तो आपका 10 है, तो आपका आएगा इस केस में यहाँ पर 10 डॉलर के बाद आपका B का वैल्यू अभी कितना आया हमारा, 2 आया, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और फिर हैश 3 बार है तो 3 बार हैश, एंड लिखा हुआ है तो सेम लाइन में हैश आएगा। तो सही में ये आंसर है। अगर कैलकुलेशन का बात करें तो यहाँ पर स्लैश दिया हुआ है, तो P स्लैश Q जो है उस केस में इसका वैल्यू जो भी आएगा वो पॉइंट करके फ्लोटिंग में 2.0 या 10.0 20.0 इस तरह करके आंसर एक्सपेक्टेड है। तो वी कैन से इट्स 10.0। तो मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, तो एग्जैक्ट अगर आप प्रॉपर इसका आंसर लिखेंगे तो सही में ये थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। स्लैश दिया है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट पॉइंट में वैल्यू आपका एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो वी कैन राइट एक्चुअल आंसर इज, यहाँ का आंसर आएगा 10.0 डॉलर, ओके 20.0, क्योंकि रिटर्न भी हो रहा है। एंड सेकेंड का फिर आंसर आएगा 10.0 डॉलर 2.0 देन हैश 3 टाइम्स। सो दिस इज द आउटपुट। तो अगर आप डिटेल में अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आप इसमें ला सकते हो, 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। 70 मार्क्स से मतलब परसेंटेज वाइज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन A और B।
1 और 2 मार्क्स का। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 हम लोग इसका लाएंगे अलग से नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा लंबा क्वेश्चंस होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा आउटपुट क्वेश्चंस होगा, एसक्यूएल में आपका टेबल दिया रहेगा, तो हम लोग उसको पार्ट 2 में कवर करते हैं। सो सेक्शन आपका सी, डी और ई ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो आप अपने दोस्त को इसको शेयर कीजिए और इसको आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।